हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ लिविंग। आज की ये टॉपिक NCERT 11th चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड से है। द लिविंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की ये चैप्टर 4 टॉपिक में कंप्लीट होती है। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग और नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, चैप्टर के इस स्टार्टिंग पैराग्राफ को हम वीडियो के थ्रू फील करेंगे कि सच में ये दुनिया कितनी वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है। फिर अगर हम बात करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट, जैसे कि वो शांत कोल्ड माउंटेन्स जो कि ठंडे बर्फ से ढकी हुई है, या वो डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, कहीं पर बड़े विशाल गहरे समुद्र हैं तो कहीं पे मीठे पानी के झील हैं, कहीं पे सूखे डेजर्ट हैं तो कहीं पे हॉट स्प्रिंग्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सच में कितनी सुंदर है हमारी दुनिया। और अगर बात करें तो स्लो मोशन में दौड़ते हुए घोड़ों को देखना, या फिर उन माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखना जो फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, या फिर आपस में लड़ते झगड़ते उन शार्क्स को देखना, सच में दिल खुश ही कर देता है। और रही बात उन घाटियों को देखना जहाँ पे सभी रंगों के फूल खिले होते हैं, सच में अलग ही लेवल का सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से, व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है, या फिर वो कौन से कैरेक्टर हैं, फीचर हैं या प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग क्या है तो आप ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को देखकर मुझे डिफाइन करोगे कि लिविंग क्या है। अब ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे कैरेक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल अपीयरेंस को देख के हमें समझ में आ जाए, उन्हें हम कहेंगे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। जैसे कि ग्रोथ, ये तो छोटा था, बड़ा हो गया। सेकंड, रिप्रोडक्शन, इनके घर में तो 2 लोग थे, अब 4 लोग हो गए। और नेक्स्ट स्टिमुलाई। तो फिर स्टिमुलाई क्या होता है? तो इन्वायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंजेस जिसको ऑर्गेनिज्म सेंस करके एक सूटेबल रिस्पॉन्स दे, उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। अब ये तो हो गए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, लेकिन इनके अदरवाइज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जिनके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। तो चलिए थोड़ा सा डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर, इन दोनों के डेफिनेशन को समझते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं डिफाइनिंग फीचर। तो ऐसे फीचर जो ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने को क्लैरिफाई करे, उन्हें हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। इसके एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्टिमुलाई और कंसियसनेस। इन सभी एग्जाम्पल को थोड़ी देर बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने को क्लैरिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट है नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे फीचर जो ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने को क्लैरिफाई ना करे, उन्हें हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो चलिए इन सभी एग्जाम्पल्स को बारी बारी करके पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने को क्लैरिफाई करते हैं और कौन कौन नहीं करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ग्रोथ। तो फिर ग्रोथ के लिए NCERT का पहला लाइन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो ये फिर तो एकदम ट्रूथ है। हम देखते हैं हमारे आसपास ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सभी को ग्रो करते हुए देखते हैं। तो फिर ये तो एकदम ट्रूथ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो फ्रेंड्स, किसी इंडिविजुअल के मास और नंबर में इंक्रीज होना ग्रोथ के ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये तो एकदम नॉर्मल बात है। जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो सबसे पहले उसका बॉडी वेट बढ़ता है, तो ये हो गया मास में इंक्रीज होना, और फिर एक सर्टेन एज के बाद वो अपने नंबर को भी इंक्रीज कर लेता है। तो इसलिए हमने कहा कि मास और नंबर में इंक्रीज होना ग्रोथ के ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें ग्रोथ सेल डिवीज़न के थ्रू होता है।
यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू पूरे लाइफ टाइम होती रहती है। इसके ऑपोजिट एनिमल्स में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू तो होता है, लेकिन पूरे लाइफ टाइम ना होकर एक सर्टेन एज तक होता है। लेकिन फिर भी सेल डिवीजन का प्रोसेस टिश्यू में डैमेज सेल को रिप्लेस करके न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए होता रहता है। अब ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी की लाइन है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर हम इसे एक डेफिनेशन से समझें तो डेफिनेशन होगा कि टू इवेंट्स कांट हैपन एट द सेम टाइम, मतलब दो इवेंट्स जो आपस में जुड़ी होती हैं साथ साथ एक ही समय पर नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉइन है, कॉइन के दो फेस होते हैं, हेड और टेल। अगर हम उसे उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन दोनों फेस एक साथ नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारा स्टेटमेंट है कि हायर एनिमल्स और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आया कि हायर एनिमल्स और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ एक समय पर नहीं हो सकती। ये ऑर्गेनिज्म पहले ग्रोथ करेंगे और फिर एक सर्टेन एज के बाद रिप्रोडक्शन करेंगे, और इसे ही हमने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये तो हो गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर बात करें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होता है। नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब एक और सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो उन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। अब क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है तो हम इन्हें इन विट्रो कल्चर में ग्रोथ करा सकते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखकर इनके सेल को काउंट कर सकते हैं। इन विट्रो कल्चर कहने का मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल मीडियम जहां पर किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उन्हें ग्रोथ और डेवलप किया जाता है ताकि उनकी स्टडी की जा सके। तो फिर यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने को क्लैरिफाई करती है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग जैसे कि बोल्डर्स, सैंड मॉल्ड, माउंटेन्स की, तो उनमें भी ग्रोथ होती है। यहाँ पर लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच? तो फिर डिफरेंस ये हुआ कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इंटरनल होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ एक्सटर्नल होती है। यहाँ पर क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग्स की तरह ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन वर्ड दो और वर्ड से मिलके बना है, री और प्रोडक्शन, जहाँ पर री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, जिसका ओवरऑल मीनिंग हो रहा है अगेन फॉर्मेशन मतलब दोबारा बनाना। तो ओवरऑल डेफिनेशन ये हुआ कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए प्रोजीनी या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करे, उसे हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। अब एनसीईआरटी की सुने तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे नई प्रोजीनी का प्रोडक्शन करना है जिसके कम या ज़्यादा फीचर पेरेंट के साथ मैच होते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए नई प्रोजीनी का प्रोडक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फर्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो डिफरेंट गैमेट के फ्यूजन से प्रोजीनी के प्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो डिफरेंट गैमेट कहने का मतलब एक मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं तो उन दो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमें कितने पेरेंट चाहिए? दो पेरेंट। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमंस, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई मिलियंस नंबर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू मल्टीप्लाई होकर ईजिली फैल जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अनदर टाइप्स होते हैं बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। अगर बात करें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म की तो उनके एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा। और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस और प्लेनेरिया। यहाँ पर प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। ट्रू रीजनरेशन कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लेनेरिया को बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो दोनों पार्ट अपने बाकी के बॉडी को रीजनरेट करके कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। तो चलिए अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर एल्गी और अमीबा। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। मतलब ये हुआ कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में सिनोनिम्स होते हैं। और वो कैसे, समझिए। मान लीजिए ये कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके बॉडी में सिर्फ एक सेल है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। तो अगर इस सेल में बाइनरी फिजन होगा या डिवाइड होगा तो दो नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर डबल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गया। पहले एक सेल था और डिवाइड होकर अब दो सेल बन गया। मतलब सेल के नंबर में इंक्रीज हुआ है और सेल के नंबर में इंक्रीज होना ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसीलिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हम इन दोनों को आपस में सिनोनिम्स कहते हैं। इन सब के अदरवाइज कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो इस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन होने की वजह से रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो फिर मेटाबॉलिज्म इज द टोटल अमाउंट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। सरल शब्दों में कहूँ तो बॉडी में होने वाले कंप्लीट बायोकेमिकल रिएक्शन को एक साथ हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में कहाँ पर होते हैं? तो भाई ये बॉडी के कतरे कतरे में होते हैं। बॉडी में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए होते हैं, फूड के डाइजेशन के लिए होते हैं, सेल के ग्रोथ के लिए होते हैं, रिपेयर के लिए होते हैं, बॉडी में हर जगह होते हैं। डेफिनेशन में हमने एक वर्ड यूज़ किया है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो इसलिए कहा क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, इसलिए हमने इसे कहा बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म। तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी ये कैटा वर्ड आएगा ना उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैटाबॉलिज्म में
लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करें एनाबॉलिज्म की, तो एना का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस करना या फिर बिल्ड करना। तो फिर एनाबॉलिज्म प्रोसेस में डैमेज सेल को रिपेयर किया जाता है, टिश्यू में ग्रोथ होती है, कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया जाता है। एनाबॉलिज्म प्रोसेस में एनर्जी को एटीपी फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है जो बॉडी में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ की जाती है। तो चलिए बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, उनके बॉडी में 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। ये ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई या माइक्रोब्स हो, इन सभी में मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। हमने डेफिनेशन में कहा था कि मेटाबॉलिज्म इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा बॉडी सेल्यूलर लेवल पर भी केमिकल्स का बना हुआ है। हमारे बॉडी में इन केमिकल्स का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है और ये केमिकल्स आपस में मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बॉडी में होने वाले इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी पॉसिबल है, लेकिन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ना तो ये लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है मेटाबॉलिज्म इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन बॉडी के बाहर तो सिर्फ एक या दो ही मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है और हमारे बॉडी में 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शन के टोटल अमाउंट को ही बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनफ अमाउंट में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे ना तो लिविंग कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ये लिविंग थिंग्स तो नहीं होती, बट ये लिविंग रिएक्शन ज़रूर होती है। और ऐसा क्यों होता है, रीज़न हमने थोड़ी देर पहले पढ़ ली है। अगर बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। तो हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें व्हाट इज यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, सेल, CELL, सेल। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, फिर वो मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म तभी पॉसिबल है जब उसका बॉडी सेल से बना हो, और हमने पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना किसी एक्सेप्शन के पाया जाता है। जब मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल्स भी पाए जाते हैं और इसीलिए हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंजेस जिसे ऑर्गेनिज्म सेंस करके एक सुटेबल रिस्पॉन्स दे उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। NCERT की लाइन है, एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये हुआ कि अर्थ में प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करना और सुटेबल रिस्पॉन्स करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करने वाले ये स्टिमुलस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इन तीनों ही प्रकार के स्टिमुलस को हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। फिजिकल स्टिमुलस के एग्जाम्पल है टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, वाटर,
एट्सेट्रा। आप गर्म तवे पे हाथ रख देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, आपको सेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा फिजिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस को आप अपने टेस्ट बड के थ्रू समझ सकते हैं। हम अलग अलग फूड खाते हैं तो अलग अलग फूड का हमें अलग अलग टेस्ट आता है, तो ये हो गया केमिकल स्टिमुलस। बायोलॉजिकल स्टिमुलस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में एंटर करने वाले कोई भी केमिकल को हमारा बॉडी हैंडल कर लेता है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल स्टिमुलस। अर्थ में प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, सभी में इन्वायरमेंट के चेंजेस को सेंस करके रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है। बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म और पोल्यूटेंट जैसे एक्सटर्नल फैक्टर से स्टिमुलस लेकर रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस का एक और एग्जाम्पल है फोटो पीरियड। सीजनल ब्रीडिंग करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में फोटो पीरियड उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अब ये फोटो पीरियड क्या होता है, तो फिर इसके नाम से समझें। फोटो मतलब होता है लाइट और पीरियड मतलब टाइम, मतलब लाइट के टाइम को ही हम कहते हैं फोटो पीरियड। हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, जिसमें 12 घंटे लाइट होती है और 12 घंटे अंधेरा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि विंटर सीजन में और समर सीजन में फोटो पीरियड अलग अलग होता है। गर्मी के दिनों में लाइट ज़्यादा समय तक रहती है और ठंडी के दिनों में लाइट कम समय तक रहती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ईयर के उस पर्टिकुलर मंथ में ही मेटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनके लिए फोटो पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हमने कहा कि फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडिंग करने वाले प्लांट्स और एनिमल के रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अर्थ में प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना किसी एक्सेप्शन के ये फीचर पाई जाती है, और इसीलिए हम स्टिमुलस को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस इज द पार्ट ऑफ स्टिमुलस। अगर पूछें कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, तो फिर द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन रियलाइजिंग समथिंग इज कॉन्शियसनेस। मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग होना और रियलाइजिंग होना कॉन्शियसनेस होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अंडरस्टैंडिंग होना या तो वो जेनेटिक होता है या फिर वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन किसी चीज़ को रियलाइज़ करना ये स्टिमुलस के थ्रू होता है। और इसीलिए हमने कहा कि कॉन्शियसनेस इज द पार्ट ऑफ स्टिमुलस। कॉन्शियसनेस अर्थ में प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, फिर वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, मल्टीसेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, सभी में कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस को हम उसके सिनोनिम्स अवेयरनेस के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे, समझिए। जंगलों में रहने वाले पंछी दिन भर जंगलों में दूर तक घूमने के बाद शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। जंगलों में रहने वाले हर्बीवोरस एनिमल्स के थ्रू एडिबल और नॉन एडिबल थिंग्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना, ये भी कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स विदाउट एक्सेप्शन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस पाए जाने के कारण हम कॉन्शियसनेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। एक और बात, हम ह्यूमंस बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हम ह्यूमंस को हमारे बॉडी के बारे में पता होता है, हमारा किडनी कहाँ पर है, हमारा लीवर कहाँ पर है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हम पहचानते हैं कि हाँ, वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। हम ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, जैसे कि एम्पैथी, प्राइड, शेम, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट एंड जेलसी। आपने कभी किसी एनिमल्स को शर्माते हुए या शर्म करते हुए नहीं देखा होगा, और इसीलिए हमने कहा कि ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।